हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स की बातें कर रहे थे और आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है स्टोरेज क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सी से रिलेटेड। इससे कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली इससे पूछ दिया जाता है और ये कंफ्यूजिंग भी होता है। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमें मदद मिलती है। तो देखो, अब स्टोरेज क्लास क्या होता है। सी के पास 4 तरीके के स्टोरेज क्लासेस हैं, ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्न। इसका प्रयोग कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। देखो, जब आप एक वेरिएबल बना रहे होते हो तो आप ऐसे लिखते हो ऑटो INT x। मान लो x नाम का आपने वेरिएबल बनाया, तो जो वेरिएबल बनाने का जो डिक्लेरेशन है, इसका जो कीवर्ड है टाइप कीवर्ड, उसके जस्ट पहले आपको स्टोरेज क्लास लिखना होता है अगर आप स्टोरेज क्लासेस का प्रयोग कर रहे हो तो ये स्टोरेज क्लासेस करते क्या है। आप यहाँ ऑटो के जगह क्या लिख सकते हो, रजिस्टर, स्टैटिक, एक्सटर्न, चारों में से कोई भी लिख सकते हो। बट इनका मीनिंग क्या है। स्टोरेज मीन्स, देखो आपका नाम से ही पता चल रहा है, स्टोरेज मतलब ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है कि कहाँ ये डेटा स्टोर होगा, ठीक है। बट उससे ज्यादा ये काम करता है, उससे ज्यादा ये काम क्या करता है, स्टोरेज क्लास डिफाइन करता है कि आपका जो वेरिएबल आप बना रहे हो उसकी विजिबिलिटी क्या है। विजिबिलिटी मतलब उसका स्कोप क्या है। स्कोप वो लोकल स्कोप में रहेगा, ग्लोबल स्कोप में रहेगा, ठीक है। दूसरा, ये भी ये डिसाइड करता है स्टोरेज क्लास कि आपके वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होगा। मींस वो कितने देर तक प्रोग्राम में उसका लाइफ चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, कब उसका लाइफ खत्म हो जाएगा। जैसे आपने किसी फंक्शन के अंदर जब एक वेरिएबल हम बनाते हैं तो आपने देखा होगा, पुराने वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि फंक्शन के अंदर बना हुआ कोई वेरिएबल का लाइफ टाइम उतना ही रहता है जब तक वो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। जब फंक्शन कॉल होता है तभी वो बनता है, और जैसे ही फंक्शन से हम रिटर्न कर लेते हैं वहीं पे वो खत्म भी हो जाता है वेरिएबल, तो उसका लाइफ टाइम केवल उतना ही रहता है। ये सारी चीजें डिफाइन कौन करता है, स्टोरेज क्लास। और फंक्शंस मतलब कोई वेरिएबल या कोई फंक्शन कितनी देर एग्जिस्ट करेगा सी प्रोग्राम में, ये सब कौन डिफाइन करता है, स्टोरेज क्लास। तो इसमें चारों को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहला जो है ऑटो। बाय डिफॉल्ट जो भी आप वेरिएबल बनाते हो, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया INTB = 10, और मैंने यहां पर कोई स्टोरेज क्लास नहीं लिखा आज तक। अभी तक जितने भी हमने एग्जांपल्स देखे उसमें कभी भी मैंने कोई स्टोरेज क्लास यूज नहीं किया। तो अगर आप कोई स्टोरेज क्लास नहीं यूज करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये ऑटो ही हो जाएगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हर एक वेरिएबल कौन सा स्टोरेज क्लास में होता है, ऑटो में। और ऑटो जो स्टोरेज क्लास है वो क्या होता है, वो होता है लोकल स्कोप में चलता है। उसका स्कोप हमेशा क्या रहता है, लोकल स्कोप। मतलब जिस कोड ब्लॉक के अंदर तो ऑटो स्टोरेज क्लास के साथ वेरिएबल डिफाइन होता है, बस उसी कोड ब्लॉक्स के अंदर ही वो एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद उसके बाहर उसकी लाइफ टाइम नहीं रहेगी। जब आप इस कोड ब्लॉक में इंटर करोगे, चाहे ये फंक्शन हो या कोई और कोड ब्लॉक हो, तब ये वेरिएबल क्रिएट होगा, और जैसे ही आप इसके बाहर जाओगे, मतलब ये वाला एग्जीक्यूशन हो जाएगा, इसके बाद आप दूसरे स्टेटमेंट पर चले गए तो उसका लाइफ खत्म भी हो जाएगा। तो ये लोकल है, ऑटोमेटिक का शॉर्ट फॉर्म है। दूसरा जो हमारा है रजिस्टर कब प्रयोग किया जाता है, आपको मालूम है आपके सीपीयू के अंदर भी रजिस्टर्स होते हैं जो फास्ट मेमोरी लोकेशंस होते हैं, बट उनका साइज छोटा होता है, रेस्पेक्टिवली रैम एंड दूसरे मेमोरी डिवाइसेस, बट ये बहुत फास्ट होते हैं। मान लो आप चाहते हो अपने प्रोग्राम में कि कोई वेरिएबल जो आप बना रहे हो, जैसे ये INT मान लो काउंट बना रहे हो, कुछ काउंट करने की कोशिश कर रहे हो, और ये एकदम छोटा वैल्यू होने वाला है, बहुत बड़ा वैल्यू नहीं होने वाला है, 0 1 2 3 ऐसे 100 तक ही जाने वाला है। और आप चाहते हैं कि ये फास्ट एक्सेस मिले इसको, ये मेमोरी में ना क्रिएट होकर कहाँ क्रिएट हो जाए, रजिस्टर में। डायरेक्ट ये काउंट कहाँ क्रिएट हो, रजिस्टर में ही जाकर क्रिएट हो जाए ये वेरिएबल, और रजिस्टर से ही इसका एक्सेस हो। तो आप इसको कौन सा दे सकते हो, स्टोरेज क्लास रजिस्टर। समझ रहे हो आप बात। तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या करता है, जो वेरिएबल आप क्रिएट कर रहे हो उसको डायरेक्टली रजिस्टर में क्रिएट कर देता है। तो इससे एक और चीज होने लगती है। अब आप अगर जैसे मान लो मैंने एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाया और बाद में इसका मैं एड्रेस निकालने जा रहा हूं, ऐसे काउंट लिखकर, आपको याद होगा रेफरेंस ऑपरेटर, इससे मैं इस काउंट का एड्रेस निकाल सकता हूं। तो अब आपको एड्रेस नहीं मिलेगा इस केस में, अगर आपने रजिस्टर स्टोरेज क्लास यूज किया है। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली रजिस्टर में बना है, किसी मेमोरी में तो बना नहीं, उस कारण इसके पास कोई एड्रेस नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, रजिस्टर के साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर आपने किसी वेरिएबल को रजिस्टर टाइप का डिक्लेयर किया तो जरूरी नहीं कि ये डायरेक्टली जाकर रजिस्टर में ही क्रिएट हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करेगा किस पर, कि आपका जो मशीन है, आपका जो हार्डवेयर है वो कितना कॉम्पैटिबल है, आपका कंपाइलर इसको सपोर्ट कर पा रहा है कि नहीं। तो ये हार्डवेयर और कंपाइलर के आपस के जो है सिंक्रोनाइजेशन, आपस के कम्युनिकेशन पर आधारित होगा कि ये अगर आपने किसी वेरिएबल को रजिस्टर स्टोरेज क्लास में डिफाइन किया तो वो रजिस्टर में ही डिफाइन होगा या नहीं, ठीक है। कई केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें रजिस्टर
स्टोरेज क्लास का भी वेरिएबल रजिस्टर में ना डिफाइन होकर कहाँ क्रिएट होगा, मेमोरी मींस मेमोरी में, मेन मेमोरी में। क्लियर है बात, समझ में आई आपको? तो ये दूसरा हो गया क्या, रजिस्टर। अब देखते हैं स्टैटिक स्टोरेज क्लास। स्टैटिक स्टोरेज क्लास थोड़ा सा अलग टाइप से बिहेव करता है। स्टैटिक स्टोरेज क्लास क्या करता है कि अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया स्टैटिक टाइप का, स्टैटिक INTA मान लो, तो मेमोरी में क्या करेगा, ये वैल्यू को रिटेन करके रखेगा। रिटेन मतलब समझते हो, स्टोर करके रखेगा तक, पूरे प्रोग्राम तक। पूरे प्रोग्राम का मतलब मेरा ये है कि आपने एक बड़ा सा प्रोग्राम लिखा, यहां से यहां 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 पूरा बहुत सारे लाइन है, और यहां पर आपने स्टैटिक स्टोरेज क्लास का कोई वेरिएबल क्रिएट किया और आपने बस इसको क्रिएट करके छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, ये अपने इस वैल्यू को पूरे प्रोग्राम के लाइफ टाइम तक स्टोर करके रखेगा। भले ही आपने स्टैटिक को कहां क्रिएट किया है, किसी फंक्शन के अंदर, भले ही आपने लोकल स्कोप में क्रिएट किया है इसको। अगर ऑटो में रहता लोकल स्कोप तो फंक्शन या लोकल स्कोप के खत्म होते ही वो वेरिएबल भी खत्म हो जाता, लेकिन स्टैटिक के साथ ऐसा नहीं है। स्टैटिक क्या करता है, अपने वैल्यू को मेमोरी में स्टोर किए रहता है। फिर से अगर आप उस लोकल स्कोप में जाओगे तो आपको वही पुरानी वाली वैल्यू मिलेगी जो पहले से स्टोर थी। ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, स्टैटिक की दूसरी खासियत यह है कि स्टैटिक वेरिएबल, जब आप कोई वेरिएबल बनाते हो, जैसे मैंने दो वेरिएबल बनाए, एक बनाया INT B, ठीक है, और यहां पर ऑटो नहीं भी लिखूं तो ऑटो तो लिखा हुआ है, मान लो ऑटो लिख दिया, और ये बनाया स्टैटिक INT A। तो A में अपने आप 0 स्टोर हो जाएगा। देखो यहां पर मैंने कुछ स्टोर नहीं किया है, खाली डिक्लेयर किया है, तो A में अपने आप 0 आ जाएगा। लेकिन इस केस में B में क्या रहेगा, गार्बेज वैल्यू। क्या रहेगा, गार्बेज वैल्यू, मतलब समझ रहे हो, कुछ भी रहेगा जो विदाउट मीनिंग रहेगा, आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। गार्बेज वैल्यू मतलब अनप्रिडिक्टेड वैल्यू, गार्बेज वैल्यू को कहते हैं। तो ऑटो क्या करता है, वेरिएबल जब बनता है स्टोरेज ऑटो के थ्रू, तो उसमें वो गार्बेज वैल्यू स्टोर कर देता है। लेकिन स्टैटिक टाइप से अगर आप कोई वेरिएबल बनाओगे, चूंकि ये अपनी मेमोरी को, अपने वैल्यू को रिटेन करने वाला है, तो इसको ये क्या करता है, इसमें 0 से इनिशियलाइज कर देता है अपने आप। समझ में आ रही बात? तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैटिक डेटा टाइप जो होता है, अगर स्टैटिक स्टोरेज क्लास का कोई डेटा टाइप है तो उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, एक्सटर्न डेटा टाइप क्या होता है, एक्सटर्न से नाम पता है, एक्सटर्नल मिल रहा है, एक्सटर्नल से बना है एक्सटर्न। ये क्या होता है कि जब आपके पास आपने सी प्रोग्राम लिखा और उसमें आपके पास 3 सी के फाइल है, मतलब ये भी .c फाइल है, ये भी .c फाइल है, ये भी .c फाइल है, और यहां पर आपने कोई वेरिएबल बना दिया है INT A, ठीक है, A की वैल्यू आपने कर दी 10 मान लो, ठीक है, और आपको इस A को यहां यूज करना है, तो आप क्या करोगे, आप यहां A को फिर से रीडिफाइन नहीं करोगे। देखो इसी A को यूज करना है यहां पर, तो आप यहां क्या लिखो, क्या यूज करोगे, एक्सटर्न कीवर्ड, एक्सटर्न A। तो मतलब C समझ जाएगा कि आप इस वाले A की बात कर रहे हो जो ग्लोबल लेवल, जो दूसरे फाइल में कहीं डिफाइंड है। मींस एक्सटर्नल किसी वेरिएबल को आप अपने दूसरे फाइल में यूज करने के लिए आप एक्सटर्न कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आप एक टेबल देखिए जिसमें इन चारों के बारे में कुछ समरी है। देखो ऑटो स्टोरेज का क्या कहेगा, इसका नाम क्या है, ऑटोमेटिक, और ये कहां क्रिएट करता है मेमोरी को, सॉरी वेरिएबल को, इंटरनल मेमोरी में। ठीक है, इंटरनल मेमोरी मींस रैम। ओके, इसका स्कोप क्या होगा, लोकल स्कोप। लोकल स्कोप मतलब ये जिस कोड ब्लॉक के अंदर डिफाइन है बस उसी के अंदर उसका स्कोप रहेगा, उसके बाहर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वो लोकल स्कोप खत्म होते ही इसका लाइफ भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये गार्बेज वैल्यू, ये इसमें क्या स्टोर रहता है बाय डिफॉल्ट, गार्बेज वैल्यू। अगर आप इसको सही से यूज करना चाहते हैं तो आपको इसको इनिशियलाइज करना चाहिए अपने वैल्यू से, नहीं तो बाय डिफॉल्ट इसमें गार्बेज वैल्यू रहता है। ठीक है, लाइफ टाइम क्या रहता है, विद इन सम सेम फंक्शन, जिस फंक्शन और ब्लॉक में आपने इसको डिफाइन किया है, जिसमें ये डिक्लेयर्ड है, बस उसी के अंदर इसकी लाइफ रहेगी, उसके बाहर नहीं रहेगी। रजिस्टर, इसका फुल नाम रजिस्टर है, मेमोरी, ये रजिस्टर में क्रिएट करता है डेटा को, लेकिन ये 100% श्योर नहीं है, कई केसेस में नहीं भी होगा। इसका भी स्कोप क्या होता है, लोकल होता है, और ये भी क्या करे, रजिस्टर टाइप का जो डेटा टाइप है, चूंकि ये ज़्यादातर काउंटिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है, फास्ट काउंटिंग वगैरह वेरिएबल को स्टोर करने के लिए, तो ये भी इनिशियलाइज कर देता है किससे, 0 से, मतलब इसमें गार्बेज वैल्यू ना रह करके 0 रहेगी रजिस्टर में। ठीक है, और ये भी उसी सेम फंक्शन या ब्लॉक में यूज़ किया जाएगा जिसमें डिक्लेयर्ड, बट इसकी खासियत केवल इतनी है कि ये रजिस्टर में क्रिएट होगा। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक, स्टैटिक क्या करेगा, इसका फुल नेम है स्टैटिक, और इंटरनल मेमोरी में ये क्रिएट होता है। उसके बाद लोकल स्कोप में ही ये रहेगा, जिस स्कोप में है उसी स्कोप में रहेगा, बस इसकी एक खासियत है कि मेमोरी को रिटेन करके रखेगा। अगर आप दोबारा उस फंक्शन को कॉल, जैसे एक फंक्शन में आपने डिफाइन किया स्टैटिक, और स्टैटिक ए और ए की वैल्यू 5 कर दी है, और वो फंक्शन रिटर्न हो गया, मतलब
अब नॉर्मली तो क्या होगा, उसका लाइफ साइकिल खत्म हो गया, फिर से आप उस फंक्शन को कॉल करने जाओगे तो ए फिर से बनेगा, ए में 5 ही आएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, ए में जो लास्ट वैल्यू थी वो रिटेन करके रखेगा, ए अब रिक्रिएट नहीं होगा। मतलब जब तक प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है, स्टैटिक डेटा टाइप एक बार बन गया तो वो रहेगा मेमोरी में। समझ में आ रही बात? और विद इन द प्रोग्राम, ये पूरे प्रोग्राम इसका लाइफ साइकिल है। देखो इसका लाइफ साइकिल लोकल स्कोप नहीं है, पूरा प्रोग्राम है, ठीक है, एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम इज रनिंग। और एक्सटर्न, इसका फुल नेम एक्सटर्नल है, इंटरनल मेमोरी में क्रिएट होता है, लेकिन ये किस लिए यूज किया जाता है, ग्लोबल स्कोप के लिए। ये भी 0 से इनिशियलाइज करता है, हमने देख लिया है, और एक्सटर्न भी 0 से इनिशियलाइज करेगा वेरिएबल को, और रजिस्टर भी बस केवल ऑटो ही गार्बेज वैल्यू को क्या करता है, रिटेन करता है, या गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज करता है अपने वेरिएबल को। क्लियर है? इसका भी स्कोप क्या होता है पूरे प्रोग्राम में, एज जब तक प्रोग्राम चलता रहेगा इसकी स्कोप रहेगा, ये एग्जिस्ट करेगा मेमोरी में। तो ये 4 चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं जरा इसका क्या, अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको थोड़ा बेटर समझ में आए। चलो देखते हैं। तो देखो अभी एक सी का मैंने कंपाइलर ऑनलाइन खोल रखा है, ठीक है, मेन फंक्शन है, ऊपर stdio जो कि चाहिए हमें बेसिक। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, आपको 2 चीज़ें समझाता हूँ। ऑटो ऑलरेडी समझा हुआ है, क्योंकि जब भी हम ये ऐसा क्रिएट करते हैं a = 5 तो क्या होता है, ये ऑटो ही होता है, और आपको पता है इसका क्या मीनिंग है। मैं आपको स्टैटिक समझाता हूँ, दैट विल बी बेटर, क्योंकि रजिस्टर हम यहाँ समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम वी डोंट नो वेयर इट इज स्टोर्ड। सो रजिस्टर से को हमें देखने की जरूरत नहीं, बट स्टैटिक को समझने के लिए आपको एक प्रोग्राम देखना बहुत जरूरी है। मान लो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ किस टाइप का, वॉइड टाइप का, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, वॉइड, और मैं यहाँ पर करता हूँ इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मेरे फंक्शन का नाम है, और ये क्या करेगा, कुछ भी कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है, और ये मेरा फंक्शन का ब्लॉक शुरू हो गया, ठीक है, बॉडी। तो ऊपर वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक क्या है, हेडर है, और ये क्या है, बॉडी है। पहले सी के प्रोग्राम्स ऐसे लिखे जाते थे, ऐसे नीचे ये वाला ब्लॉक रखा जाता था, लेकिन अभी आजकल एक नया ट्रेंड या नया स्टाइल चल रहा है फंक्शन को लिखने का, ऐसे, तो ऐसे मैं लिख रहा हूँ। बट ज़्यादातर आप जो पुराने सी के प्रोग्राम्स कोड देखोगे तो वो ऐसे ही लिखा रहता है, ऐसे, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या, फर्स्ट लाइन क्या कहलाती है, हेडर, और यहाँ से बॉडी शुरू हुई इन दोनों के बीच, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक स्टैटिक वेरिएबल बनाता हूँ। देखो मैं 2 वेरिएबल बनाऊंगा, एक ऑटो भी बनाऊंगा, ऑटो int a = 10, ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया। एक स्टैटिक बनाता हूँ, स्टैटिक int b = 10, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ++a, ठीक है, और ++, ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, और मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ printf a = %d/n न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पर दे देता हूँ a की वैल्यू यहाँ प्रिंट कर रहे हैं हम, और यहाँ पर printf b = %d/n, और यहाँ पर क्या स्टोर कर रहे हैं हम, क्या प्रिंट कर रहे हैं, b, ठीक है। तो और इस मेन के अंदर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, किसको, इंक्रीमेंट को, इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किया कर सकते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ और प्रिंट कर रहा हूँ, printf सेकेंड कॉल टू इंक्रीमेंट फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर जस्ट मैं मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, और /n न्यू लाइन में जाने के लिए, और इसी को कॉपी करके मैं ऊपर भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके, ठीक है। और यहाँ पर एक बार और इंक्रीमेंट को कॉल किया मैंने, 2 बार इंक्रीमेंट को कॉल किया, और इसको किया फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोग इसको रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। देखो क्या हुआ, पहले मेन में गया फ्लो, और ये वाला लाइन प्रिंट हुआ, फर्स्ट कॉल टू इंक्रीमेंट फंक्शन, ये हुआ। उसके बाद ये इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हुआ, हम यहाँ गए, 2 वेरिएबल क्रिएट किया, a और b, बट a ऑटो टाइप का है, b स्टैटिक टाइप का है। दोनों को इंक्रीमेंट भी किया तो दोनों की वैल्यू 11 प्रिंट हुई, ठीक है, दैट इज ओके। बट यहाँ से फंक्शन फिर हमारा लौट आ गया इधर, फिर हमने ये लाइन प्रिंट किया, सेकंड कॉल टू इंक्रीमेंट, ठीक है, फिर से हमने इंक्रीमेंट को कॉल किया। अब जब ये यहाँ जाएगा दूसरे केस में, तो ये जो ए था ऑटो टाइप का था, ये लोकल स्कोप का था, इसकी लाइफ खत्म हो चुकी। जैसे ही फंक्शन से हम यहाँ बाहर आए थे, लाइन नंबर 20 में ये फंक्शन के एक बार रन होकर बाहर आए, तो ये ऑटो डिलीट हो गया पूरी तरह से, मेमोरी से खत्म हो गया, इसका लाइफ ही खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन बी, भले ही हम फंक्शन से बाहर आ गए थे, बी अभी भी मेमोरी में था,
इसका लाइफ पूरे प्रोग्राम तक रहेगा क्योंकि ये स्टैटिक टाइप का है, समझ रहे हो। तो जब हम दोबारा गए तो a फिर से क्रिएट हुआ, a की वैल्यू फिर से 10 हुई और a की वैल्यू फिर से जब इंक्रीमेंट हुई तो 11 ही हुई। देखो a की वैल्यू 11 प्रिंट हो रही है, लेकिन ये जो b है ये फिर से इनिशियलाइज नहीं हुआ। b ने क्या किया है, अपना पुराना वैल्यू जो 11 पर खत्म हुआ था ना b, उस वैल्यू को रिटेन किए हुए है। अब जब आपने इसको इंक्रीमेंट किया तो ये 12 हो गया। देख रहे हो आप बात ये। तो ये फर्क है स्टैटिक और ऑटो में, ठीक है। स्टैटिक जो है वो क्या करता है, अपनी मेमोरी, अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखता है जब तक वो पूरा प्रोग्राम ही एंड ना हो जाए, ठीक है। क्लियर है बात, आपको समझ में आई होगी, है ना। तो ये चीजें आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। एक चीज और आप देख सकते हो कि आप यहां देख सकते हो, उसको देखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लो क्या कि जो ऑटो टाइप का वेरिएबल होता है, अगर मैं ऑटो नहीं भी लिखता तो भी ऑटो ही बनता, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑटोमेटिक ही बनेगा वो, ठीक है। लेकिन स्टैटिक के लिए आपको स्टैटिक लिखना पड़ेगा। ऑटो वाले वेरिएबल में गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अगर मैं ये 10 नहीं स्टोर करूं यहाँ पे तो गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएगी, लेकिन स्टैटिक में हमेशा अगर मैं ये ना लिखूं 10 तो क्या होगा, वो जीरो ही स्टोर, जीरो से इनिशियलाइज होगा, जीरो ही स्टोर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात यहां तक समझ में आई होगी। ये स्टोरेज क्लासेस थे जिनको समझना बहुत जरूरी है, इनसे क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ दिए जाते हैं और हम उलझ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि अब आप स्टोरेज क्लासेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।